तरीके इंसाफ के खदशात तो बज़ाहिर नज़र आते हैं कि उन्हें इलेक्शन कम्पेन नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी को क्या खदशात है? वो क्या लेवल प्लेइंग फील्डिंग बन रहे हैं? पूरे सिंध में, पाकिस्तान में वो इलेक्शन जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, कहीं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, कहीं उनके मुकदमात नहीं है, कोई एक सिंगल बंदा उनका गिरफ्तार नहीं हुआ। तो वो क्या लेवल प्लेइंग फील्डिंग मांग रहे हैं? वो मुझे समझ से ज़रा बाला लगती है ये बात। मेरा तो ख्याल है कि वो दो चीजें कर रहे हैं। एक तो वो अपने आप को एक वायबल ऑप्शन रख रहे हैं, बिकॉज उनको बड़ा, जब आप ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते हैं तो उनके लीडरान को बड़ा यकीन है कि मियां साहब अगर मियां साहब आ भी गए और प्राइम मिनिस्टर भी बन गए तो वो 6-8 माह से ज्यादा चल नहीं पाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो फिर किसी को तो देखना होगा ना। तो एक तो वो उस जगह अपने आप को खड़ा कर रहे हैं कि हम एक ऑप्शन है। सेकेंडली आपने देखा है साउथ पंजाब में, बलूचिस्तान में एंड इवन कराची की सीट्स में उनके साथ हाथ हुआ है। जो चीज़ें उनको अगर कैटेगोरिकली वादा नहीं किया गया था तो उनको सजेस्ट जरूर किया गया था, हिंट कराया गया था कि ये आपको मिलेगा। तो उसके बाद फिर बातें शुरू होगी कि जी शायद वहाँ की भी उनकी मेजोरिटी में डेंट डालने की बात हो। फिर आपने देखा चावला एंड कंपनी अंदर हुए, फिर आपने देखा सलीम बरादरी और बड़े उसके ख़ानदान की जो कराची का सिस्टम है सिंध का, वो चलाने वाले लोग अंदर हुए। फिर हमने देखा एकदम खामोशी होगी पीपल्स पार्टी की। तो पीपल्स पार्टी को भी जवाबी मैसेज चला गया कि चले आप जितना हिस्सा जुस्से पे रहें, एक हद से आगे ना आ जाएं। सो आई थिंक वो सिर्फ मुझे तो फ्रैंकली भट्टी साहब और काजी मुझे तो नजर आते हैं कोalition में बैठते हुए। मुझे तो वो कोई ऑपोजिशन नजर नहीं आती। ये इलेक्शन के बाद आई एम क्वाइट श्योर कि वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ही होंगे। और इसी अच्छा मालिक साहब, एक सवाल इसके बाद का साहब, एक तो आप करें जो जनूबी पंजाब और कराची में डिच किया, क्या जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वो इलेक्टेबल नहीं जाने दिए या कराची में हालात खराब किया, वही ताकतें क्या नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म लाना चाह रही हैं या अवाम की ताकत पे आ रहे हैं? मैं थोड़ा सा आजकल बहुत कंफ्यूज हूँ, जरा आपकी रहनुमाई से जरा मुस्कुरा। मैं आपकी सादा सी कंफ्यूजन पर सत्य जाऊं भट्टी साहब, अगर फिर एक 25 करोड़ में वाहिद आदमी है जो कंफ्यूज है। मेरा ख्याल है बाकी सबको पता है। अच्छा मालिक साहब, एक बड़ी यानी वैसे तो हमारे यहाँ जिस तरह का पावर स्ट्रक्चर रहा है आप देखते ही रहे हैं, मगर ज़ाहिर है उसमें इर्तिका कह लें या तनज़ुल कह लें आता रहता है। अब जहाँ जिस जगह हम बैठे हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी पार्टी और जो उनकी पुख्ता सियासी आदात हैं और जो जिस तरीके से मुक़्तदर तबकात का जो इंटरवेंशन है अब उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से हो भी नहीं सकती जिस तरह आप कह रहे हैं, मगर अमली तौर पर जो है वो आपके सामने है। तो और एंड सेकेंडली ऑन द टॉप ऑफ इट इंतहाई डिस्क्रेडिटेड लोग जिनको पता नहीं कैसे अंदर हमने लेके आना है। तो ये मलगूबा, ये मतंजन जो है, ये कोई इतना मेरे ख्याल में कोई हजम होने वाला लग नहीं रहा। व्हाट डू यू थिंक, इवन इफ इट गोज ऑन एंड इट हैपन्स एज दे वांट टू मेक इट हैपन, तो ये क्या मंजर खुलता नजर आता है आपको? देखिए, वो आपने आपके सवाल भी आपका जवाब है। देखिए, सबसे बड़ा इशू चलेगा को एग्जिस्ट करने का। अब जो हम देख रहे हैं कैसा पहली दफा एक बड़ा ओपन इकोनॉमिक हाइब्रिड मॉडल बन गया। आज से पहले इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता था, पाक यूएस रिलेशंस में, पाक इंडिया, कश्मीर का इशू, चाइना का, जहाँ जहाँ पे सिक्योरिटी एंगल ज़्यादा होते थे और इकोनॉमिक एफर्ट्स को सपोर्ट करता था बिहाइंड द सीन्स। कभी बिजनेसमैन के साथ मीटिंग्स कर ली आर्मी चीफ ने, कभी फलानी चीज़ को तसल्ली दे दी। इस बार जब फैसिलिटेशन काउंसिल भी बनी है और जब उसका दायरा इख्तियार बढ़ाया गया, सिर्फ फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स नहीं आए, उसमें लोकल भी आ गए। उसके अंदर अब आप देख रहे हैं कि टीम्स बनाई गई हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट ने 28 बनाए हैं ग्रुप्स, जिन्होंने तमाम सेक्टर्स के अंदर अपनी रिपोर्ट्स देनी है कि इकोनॉमिक प्लान बन रहा है। और अभी इन दिनों में आर्मी चीफ भी बाहर गए, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी बाहर गए, जो MOUs की बात हो रही है। MOUs वगैरह तमाम जितनी चीज़ें हैं उनको वो फौज ही अंडरराइट कर रही है। जितने सऊदी अरेबिया, कुवैत, UAE वगैरह, इन सबको गारंटीज चाहिए कॉन्टीन्यूटी की, स्टेबिलिटी की, और वो आर्मी चीफ ही उनको दे पा रहे हैं। तो ये आगे जितनी आपकी चीज़ें आ रही हैं ये भी उन्हीं के गारंटीज पे चलेगी। और अगर कल आपका ख्याल है कि जी फौज को साइड पे निकाल दें और डार साहब के ऊपर बातें चलेंगी, तो फिर तो कहीं भी नहीं चलेगा। अगर ये आज ही मैं एक बड़े ही सीनियर फाइनेंस मिनिस्ट्री के बंदे के साथ बैठा था, वह रिलेवेंट आदमी थे, उन्होंने कहा कि जी जब ये 20 जून को हम बिल्कुल फाइलें फूलें बंद करके बैठ गए थे
क्योंकि हमारा ख्याल था कि अब डिफॉल्ट हो जाएगा। और डॉक्टर साहब की जो लिंकेजेस थी विद IMF और सारी, वो इतनी बुरी थी और इतना उस पर रिएक्शन था कि आप सोच नहीं सकते। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता था। फिर प्राइम मिनिस्टर गए, उन्होंने MD से बात की, IMF की, फिर उसके बाद क्या बात नहीं, लेकिन वो 7-8 दिन में बड़ा कुछ दिन रात बैठे, और वरना हम तैयार थे कि अब हो गया है डिफॉल्ट। अब यही जो इशू है कि ये इकोनॉमिक को एग्जिस्टेंस क्या मियाँ साहब करवा सकेंगे डॉक्टर साहब से? अगर डॉक्टर साहब फाइनेंस मिनिस्टर हुए तो फिर कैसे कोएग्जिस्ट करेंगे? ये खाली नवाज शरीफ साहब की तारीख का इशू नहीं है कि उनके हमेशा झगड़े होते रहे या 4 आर्मी चीफ के साथ उनके हुए। जहाँ उनके सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ से झगड़े हुए, वहीं उन्होंने सबसे ज़्यादा आज तक तारीख में अपॉइंट भी किए हैं। सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इश्यूज हैं, लेकिन इस बार इकोनॉमिक फ्रंट से मुझे लगता है वो इश्यूज में ज़्यादा तेज़ी आएगी। तो आपकी बात ठीक है, इस मंजर में पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हैं, और ये फाइनेंस खास तौर पे, और सिक्योरिटी फाइनेंस की है, इंस्टीट्यूशन को खुल के सामने आके अपनी इज्जत भी दौल पे लगानी पड़ी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। क्या वो अलाउ करेंगे कि डॉक्टर साहब पुराने स्टाइल से चलाएं फाइनेंस मिनिस्ट्री? अगर वही फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं तो वो तो मुझे नहीं लगता। तो फिर अगर वो उनको अलाउ नहीं करेंगे तो क्या मियाँ साहब और उनका कॉन्फ्लिक्ट होगा? ये एक बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। अच्छा मालिक साहब, गुजारिश है, आपका टाइम मुझे पता प्रोग्राम है। देखिए, मुस्लिम लीग नून के लिए बज़ाहिर बिल्कुल ग्राउंड क्लियर है, अंपायर भी उनके है, हर चीज़ अपने हैं। अभी तक वो टिकटों का अनाउंसमेंट नहीं कर सके। दूसरा, दानियाल अजीज़ के वालिद साहब आमिर मतीन साहब के घर में भी उन्हें एक आधी साहब मिला, हमारे बुजुर्ग थे। एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब के दरमियान पसे पड़दा क्या हकायक है? क्यों इतनी जुम्बश लड़ाई हो गई है एकदम ही? अच्छा, ये भट्टी साहब, मैंने काफी इनके लीडरान से बात की है, किसी को भी ऐसा समझ नहीं आई कि बात इतनी गर्म क्यों होगी, क्योंकि थी तो एंड में थी तो जिले की सियासत में, और दानियाल की भी बड़ी इज्जत थी। दानियाल ने बहुत काम किया हुआ है, दानियाल ने स्टैंड भी लिया है, बाकी को भी नहीं छोड़ा। और उनकी और एहसन इकबाल साहब की जो है सियासी फड्डा, वो कोई नया तो है नहीं। आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्यों ब्लो हुआ है, यकीन माने मुझे नहीं पता। और जिससे भी मैंने बात की है PMLN के सीनियर, मैं फिर मैं मोहम्मद मालिक तक ही रहूंगा। आप जानते हैं कि दानियाल अजीज ने टफ टाइम दिया जब PTI की हुकूमत ही बड़ा खुल के बोलते रहे, और बज़ाहिर बादी नज़र में दानियाल अजीज सब मोहतरमा मरियम और नवाज साहबा के बड़े करीबी कैंप में थे। तो क्या मरियम नवाज इतनी कमज़ोर हो गई है कि दानियाल अजीज को नोटिस हो गया, या इसके पसे पर्दा कुछ और भी स्टोरी हैं? नहीं, मेरा ख्याल है वैसे रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं जनरली आई हैव नो आइडिया। मेरी दानियाल से बात नहीं हो पाई, लेकिन जितने लोगों से मेरी बात हुई है, इनके सीनियर मोस्ट लोग, हर कोई हाथ उठा के कहता है हमें समझ नहीं आ रही यार ये हुआ क्या, इतना मामला क्यों गर्म हो गया अभी। क्योंकि फोनों पे तो आजकल कोई बात नहीं करता। दानियाल से मिलूंगा तो फिर ही मैं कुछ बता सकता हूँ।